Hello everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. Today we will continue with our chapter Fixed Capital and Working Capital. In this chapter we have already started the topic Factors Affecting Capital Structure, and under this topic we have studied 2 points or 2 factors, which is ICR, Interest Coverage Ratio, and DSCR, Debt Service Coverage Ratio. Now we are going to start with a new factor, which is return on investment. This is our point number 3, but for today's class is just point number 1, so I have written over there point number 1. अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आपका डेट है, डेट क्या होता है? उधार। जो आप उधार लेंगे उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना होगा वो बहुत कम होगा। तो आप इक्विटी में पैसा लगाएंगे कि डेट में? डेट में पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें डेट का अमाउंट ज़्यादा होगा। दूसरी कंडीशन, अगर आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है और रेट ऑफ जो आपका डेट है, इंटरेस्ट जो उस पर आपको पे करना होगा वो ज़्यादा है, तो आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि आप किसी से उधार लेंगे, कोई 10% पे आपको मिल रहा था और अब आपको 20% पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अवॉइड करेंगे कि नहीं मुझे 20% पे नहीं लेना है, आई एम हैप्पी विथ 10%। तो अगर डेट पर इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है तो ऑब्वियसली आप डेट को इंक्लूड करेंगे अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, और अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा है तो आप डेट को अवॉइड करेंगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कैश फ्लो पोजीशन। आपके पास कितना कैश है? सपोज करिए आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो डेट पर वो 8 रुपीज़ है, तो 10 में से 8 रुपीज़ दे देंगे तो कितना बचेगा? 2 रुपीज़। नेक्स्ट कंडीशन में आपके पास 100 रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ में से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है डेट पर, तो आप 8 रुपीज़ देंगे तो कितना बचेगा? 92। यानी जिस कंपनी के पास 92 रुपीज़ बचे हैं और जिस कंपनी के पास सिर्फ 2 रुपीज़ बचे हैं, तो कौन ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है? ऑब्वियसली जिस कंपनी के पास 92 रुपीज़ बचे हैं। तो जिसका कैश इनफ्लो ज़्यादा अच्छा होगा उसे डेट लेने में कोई परहेज़ नहीं होगा, वो ईजिली ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ईजिली पे कर पाएगा। कैश ही नहीं है तो आप कहाँ पे कर पाएंगे? 10 रुपये आप में से 8 रुपये दे दिए, 2 रुपये बचे, 2 रुपये का आप क्या करेंगे? लेकिन 100 रुपये में से आपने 8 रुपये दे दिए, स्टिल यू आर हैविंग स्मॉल अमाउंट बट इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, 92 रुपीज़। अच्छा, अगर आपकी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर रही है। प्रॉफिट इज़ अ डिफरेंट थिंग, कैश अच्छे अमाउंट में होना इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रॉफिट जैसे 10 रुपीज़ जो मैंने कंसिडर किया था वो आपका प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट में से आपने 8 रुपये इंटरेस्ट में दे दिए तो प्रॉफिट के सिर्फ 2 रुपये बचे, और दूसरी कंपनी ने 100 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया जिसमें से उसने 8 रुपीज़ दिए और 92 रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया। तो जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कंपनी प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रही। हो सकता है कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही हो लेकिन इतना कैश इनफ्लो नहीं हो उसके पास। सेकेंड थिंग, अगर आपकी कंपनी न्यूली एस्टैब्लिश्ड है तो आपको हमेशा डेट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली कैश इनफ्लो नहीं होगा। कैश इनफ्लो कैसे होगा? अभी तो आपने इस्टेब्लिश किया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, उसी में सारा पैसा जा चुका है, तो आप और फर्दर जो लोन लेंगे उसे पे कैसे करेंगे? आप कैसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीज़ें आप कैसे पे कर पाएंगे? तो for those companies who are newly established, it is better option to include more of equity in their capital structure. Now let's read. The decision related to the composition of capital structure depends upon the ability to generate enough cash flow. If the company is generating good cash flow,
then it will be able to pay interest on debt, otherwise it will be in troublesome situation. अगर आप पे बैक नहीं कर पाएंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे. Sometimes companies generate profit but do not have good cash flow, as I mentioned you in the example of 10 rupees and 100 rupees. Next is new companies should prefer equity over debts. नई कंपनीज को हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा इक्विटी होना चाहिए या फिर सिर्फ इक्विटी होना चाहिए, एंड डेट्स मस्ट बी अवॉइडेड. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग. कंपनी को जो लोन चाहिए या जो डेट चाहिए उसको अरेंज करने में उसका कितना खर्चा आएगा. भाई आपको अगर किसी सपोज करिए बैंक से पैसे लेने हैं तो बैंक आपके घर आता है कि सर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, कितने अमाउंट की ज़रूरत थी, 1 लाख 2 लाख 10 लाख, ये लीजिए. ऐसा नहीं होता ना. आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक जो फॉर्मेलिटी बताता है वो आपको पूरी करनी होती है, आपका टाइम खर्च होता है, आपका पेट्रोल का पैसा लगता है, डॉक्यूमेंट्स जो जो उनको चाहिए होते हैं वो आपको अरेंज करने होते हैं, फिर उसमें एक्सपेंसेस लगते हैं, तो उसके बाद आपको लोन मिलता है. अब लोन जो मिला है वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिला है, वो भी तो एक्सपेंस है आपके लिए. आपको 10% पे मिला है, आपको 6% पे मिला है, आपको 3% पे मिला है, कितने परसेंट पर मिला. तो अगर कंपनी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन बोरो कर पाती है तो हमेशा उसे डेट को प्रेफर करना चाहिए, और अगर कंपनी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डेट बोरो नहीं कर सकती है तो उसे डेट को अवॉइड करना चाहिए. लेट्स रीड. इफ द कंपनी कैन अरेंज लोन एट लो रेट of interest, it will prefer more of debts as compared to equity. आपको अगर 3% पे लोन मिल रहा है तो इक्विटी से बेहतर है कि आप लोन को ऑप्ट करें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में. नॉर्मली द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कॉस्ट ऑफ डेट ज़्यादातर क्यों कम होता है इक्विटी से? देखिए, जब कंपनी कोई शेयर्स इशू करती है तो उसमें बहुत सारे ऑब्लिगेशंस होते हैं, और उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होते हैं कंपनी को. तो वो एक्सपेंसेस करने से बेहतर है अगर हमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अवेल हो जाए, तो हम लोन की, डेट की जो अमाउंट है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा रखेंगे. नेक्स्ट इज टैक्स रेट. जैसे जब इक्विटी शेयर्स इशू करती है कंपनी, लोग खरीदते हैं. इक्विटी शेयर्स पर क्या मिलता है, जब प्रेफरेंस शेयर्स पर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है. तो जब कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो उसे डिविडेंड देना है. जितना वो डिविडेंड देती है उतना उसको सरकार को या गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने होते हैं. तो जब आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे हैं तो उससे बेटर है ना कि इतना आप लोन लेकर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन अदा करें, क्योंकि आप जो अर्निंग कर रहे हैं उस पर भी आपको जो डिविडेंड्स देना है उस पर आपको टैक्स पे करना है. तो अगर आपको कंपैरेटिवली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर लोन अवेलेबल है तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का अमाउंट, डेट का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए. कंपनी हैव टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स. Higher tax rate means companies must prefer debts in its capital structure. जब अगर टैक्स रेट ज़्यादा है और जो आप डेट ले रहे हैं उसका इंटरेस्ट रेट लो है तो हमेशा आपको डेट को प्रेफर करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रॉफिट क्या होता है. प्रॉफिट वैसे आप सबको पता होगा, क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, दैट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट. रेवेन्यू यानी जितनी भी इनकम कंपनी ने
कंपनी की हुई है वो रेवेन्यू होता है। जितने भी एक्सपेंसेस बेयर अप किए हैं उसको डिडक्ट कर दिया जाता है रेवेन्यू से, जो बचा हुआ अमाउंट होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। अर्निंग्स पर शेयर निकालने के लिए आपको प्रॉफिट को जितने भी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे अफेक्ट कर रहा है, अगर आपने डेट इंक्लूड किया है तो ये जो ईपीएस की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी। कैसे भाई, जो आपने डेट लिया था तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे, इंटरेस्ट कहाँ से पे करेंगे, पड़ोसी देगा नहीं, आप देंगे। और आप कहाँ से देंगे, अपने प्रॉफिट में से। जब आपका ये टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट का है वो रिड्यूस हो जाएगा, सपोज करिए आपने 100 रुपीज़ प्रॉफिट था आपका और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10 थे, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10, ईपीएस की वैल्यू 10 आ गई। अब आपने लोन ले रखा था जिसमें से 100 जो प्रॉफिट था 90 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट में चला गया, कितना बचा 10। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी 10 है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1, ईपीएस की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो अगर आपके डेट की वजह से ईपीएस की वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो आपको डेट का अमाउंट कम से कम रखना चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल किसके पास होता है, जिसके पास पावर होती है। कंपनी में कंट्रोल किसके पास होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं। और पावर कहाँ से आती है, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। अब आपकी कंपनी के पास 100 शेयर्स थे, आपने उसमें से 90 शेयर्स बेच दिए, यानी पब्लिक के पास 90 शेयर्स हैं, आपके पास कितने हैं 10 शेयर्स। अब कोई डिसीजन लेना होगा तो डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी हो गई, जिनके पास 90 शेयर्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वोटिंग राइट्स हैं, आपकी जो कंट्रोल है अपनी कंपनी पर, वो आप खुद करें ना कि कोई और, तो आप कुछ शेयर्स इशू करने के बाद आप डेट लेना पसंद करेंगे ना कि और शेयर्स इशू करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप शेयर्स इशू करेंगे उतने ज़्यादा वोटिंग राइट्स आप बाहर के लोगों को देते जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ और फैक्टर्स बचे हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको सारे फैक्टर्स अभी तक के क्लियर हो गए हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई ऑल वीडियोज़। थैंक यू।